क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आइए हम लोग एक नया चैप्टर आरंभ करते हैं और चैप्टर का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण। अंग्रेजी में इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत में हम लोगों को सबसे पहले तरंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरह, उसके बाद ही हम लोग जो है वो प्रकाश के व्यतिकरण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए प्रकाश के व्यतिकरण में सबसे पहले तरंग के बारे में अर्थात वेव के बारे में जानते हैं कि ये तरंग क्या होती है। तो बच्चों आइए जानते हैं कि तरंग क्या होता है। तो तरंग एक ऊर्जा है जो माध्यम में विक्षोभ से उत्पन्न होती है और विक्षोभ के एक स्थान से लगातार वो माध्यम के चारों तरफ वो फैलने लगती है। फिर से बोलते हैं बच्चों, तो तरंग एक ऊर्जा है जो माध्यम में विक्षोभ अर्थात डिस्टर्बेंस से उत्पन्न होती है और विक्षोभ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार वो फैलते रहती है, तो इसको तरंग कहा जाता है। अब है कि तरंगें कितने प्रकार की होती है और तरंग का स्वरूप क्या होता है। तो ऐसे तो सामान्य रूप से आपने जल के सतह पर तरंगों को देखा होगा, जिसमें यदि जल के सतह पर कोई पत्थर फेंक दिया जाए तो वो गोल गोल इस प्रकार से रिपल्स बनती है, उर्मिकाएं बनती है। तो इसका केंद्र यहाँ पर है, यहाँ से शीर्ष बनता है, फिर गर्त बनता है, फिर शीर्ष बनता है, गर्त बनता है, शीर्ष बनता है। इस प्रकार से बच्चों ये तरंग आगे की ओर माध्यम में प्रसारित होते रहती है इस प्रकार से। तो ये तरंग का यह स्वरूप हुआ। आपने रस्सी में भी तरंग को चलता हुआ देखा होगा। जब रस्सी के एक सिरे को किसी खंभे से बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे पर यदि थोड़ा सा दोलन करा दिया जाता है तो रस्सी में कंपन आरंभ हो जाता है। तो उसमें भी इसी प्रकार का जो शेप है वो दिखाई देता है, तो वो भी तरंग है। हम जो बोल रहे हैं तो ध्वनि के लिए भी तरंग होता है जो हवा में चलती है लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता है। इसी प्रकार प्रकाश भी तरंग के रूप में ही गमन करती है और तरंगें ठोस, द्रव और गैस इन तीनों प्रकार के माध्यमों में चल सकती है। तो कई प्रकार के तरंगें होती है। किसी प्रकार के तरंगों को चलने के लिए माध्यम की सख्त आवश्यकता होती है और कुछ तरंगें ऐसी होती हैं कि माध्यम हो तो भी चलेगा, माध्यम नहीं हो तो भी चलेगा। इस प्रकार के तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो बहुत प्रकार के तरंग है। 11 में उसका जिक्र किया गया था। तो तरंगों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। आइए देखते हैं वो तरंग किन किन प्रकार का है। तो बच्चों तरंग का प्रकार दो प्रकार का होता है। तरंगें मूल रूप से दो किस्मों में बांटी गई है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है और जो अनुप्रस्थ तरंग है उसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है।
तो हम लोगों ने जाना कि तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग होता क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनुदैर्घ्य तरंग। किसी माध्यम में चलने वाले वैसे तरंग जो माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में चलती हो। हम लोग जानते हैं बच्चों, माध्यम के कण कंपन करते हैं तभी ऊर्जा का प्रसारण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगे चलती है। तो यदि माध्यम के कणों का कंपन जिस दिशा में हो रहा है उसी दिशा में यदि तरंगे चल रही है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। जैसे ध्वनि तरंग, तो ध्वनि जैसे हमारे मुंह से बाहर आ रही है और आगे की ओर प्रसारित हो रही है, तो हमारे मुंह से आने वाला जो कण है शरीर के अंदर से वो हवा ऊर्जा लेके आती है और हवा का कण माध्यम अर्थात वायु के कणों को टक्कर मारती है, जिससे दोलन होता है। इस दोलन के कारण अगले कण को ऊर्जा मिलती है और वो भी आगे पीछे दोलन करने लगती है, और फिर पड़ोसी कण को टक्कर मारता है, वो भी आगे पीछे दोलन करता है। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तो हमने कहा बच्चों कि यदि तरंग का संचरण माध्यम के कण के कंपन की दिशा में हो तो उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंग, तो ध्वनि तरंग है इस प्रकार से। देखिए, रस्सी में भी अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकता है, लेकिन शर्त है क्या कि यदि रस्सी तनी हो तो रस्सी के समांतर यदि एक कपड़ा लेकर और उसे तेजी से खींचा जाए तो उसका जो वाइब्रेशन होगा वो अनुदैर्घ्य तरंग हो सकता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग उदाहरण ध्वनि तरंग का देते हैं। तो आपने जान लिया है कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, तो फिर से दोहरा देते हैं कि यदि तरंग का संचरण अर्थात तरंग के चलने की दिशा माध्यम के कणों के दोलन की दिशा में हो तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो आइए अब दूसरे प्रकार का तरंग को जानते हैं। तो दूसरे प्रकार का तरंग है अनुप्रस्थ तरंग। अब इसका परिभाषा क्या होगा? तो यदि तरंग के संचरण की दिशा माध्यम के कण के दोलन के लंबवत दिशा में हो, अर्थात यदि तरंग इस प्रकार से चल रही हो और कण जो है, ये जो माध्यम है इसका कण दोलन कर रहा है इसके चलने के लंबवत दिशा में, तो इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। रस्सी में उत्पन्न होने वाला जो तरंग है या जल के सतह पर उत्पन्न होने वाला तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो दोनों का उदाहरण आपने जान लिया है बच्चों। अब देखिए दोनों में क्या मूल अंतर है। एक अंतर तो था कि अनुदैर्घ्य तरंग माध्यम के कण के दोलन के दिशा में चलेगी, और दूसरा अंतर है कि अनुप्रस्थ तरंग का यहाँ परिभाषा देंगे तो दूसरा अंतर है, इसमें अंतर है दोनों में कि तरंग का संचरण माध्यम के कण के कंपन के लंबवत दिशा में होता है, तो एक अंतर हो गया। दूसरा है कि अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की सख्त आवश्यकता होती है।
बिना माध्यम के अनुदैर्ध्य तरंग चल नहीं सकता है। निर्वात में अनुदैर्ध्य तरंग चल नहीं सकता है। अनुप्रस्थ तरंग है कि माध्यम हो तो भी चलती है, माध्यम ना हो तो भी चलती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रकाश माध्यम हो तो चलता है, जैसे कांच में भी चल सकती है प्रकाश, पारदर्शक माध्यम कांच में भी चल सकती है, जल में भी चल सकती है, वायु में भी चल सकती है, तो ये सारे माध्यम हैं, इसमें चल सकती है। लेकिन प्रकाश बिना माध्यम के निर्वात में भी चल सकती है, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये दोनों अंतर इसके मूल अंतर है। इसीलिए बच्चों अनुदैर्ध्य तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की सख्त आवश्यकता है। अब अनुप्रस्थ तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग तब कहा जाएगा जब प्रकाश होगी, क्योंकि प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंग है। रस्सी में तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश जो है एक विशेष प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कही जाती है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो बच्चों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइए जानते हैं इस तरंग का स्वरूप कैसा होता है। ये प्रकाश जो है त्रिविमीय स्वरूप होता है इसके विद्युत चुंबकीय तरंग का, अर्थात 3 डायमेंशनल होता है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रकाश तरंग 3 डायमेंशनल रूप में बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मूल बिंदु हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। आपको पता है कि तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तीनों अक्ष जो है एक दूसरे से लंबवत होंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि स्रोत है, तो यहाँ से इस प्रकार से तरंग उत्पन्न होगी। अब देखिए बच्चों, इसमें ऐसा है कि 2 प्रकार की तरंगें एक साथ मिलके चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार का तरंग होता है जिसमें 2 प्रकार की तरंगें आपस में मर्ज होके चलती है। तो एक जो तरंग है उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र का तरंग, विद्युत क्षेत्र का तरंग। और दूसरे प्रकार का जो तरंग है उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का तरंग। विद्युत क्षेत्र के तरंग को ई सदिश द्वारा सूचित किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के तरंग को बी सदिश द्वारा सूचित किया जाता है। और दोनों तरंगों का जो तल है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यदि विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा हो तो इधर जो है तरंग के चलने की दिशा होगी, तो इधर प्रकाश तरंग के चलने की दिशा है। प्रकाश तरंग के चलने की दिशा को सी द्वारा सूचित करेंगे। 11 में आपने वेक्टर अर्थात सदिश को पढ़ा था बच्चों, उसमें पेंच का नियम लगाया जाता है। तो पेंच बढ़ने की दिशा में जो है प्रकाश संचरण की हमको इसमें दिशा मिलती है, अर्थात E क्रॉस B बराबर C। E क्रॉस B बराबर C ये होता है, अर्थात
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का सदिश गुणनफल से प्रकाश संचरण की दिशा तय होती है। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार का होता है। सामान्य तौर पर, साधारण तौर पर समझने के लिए हम लोग केवल साधारण तरंग के रूप में ऐसा सोच लेते हैं और इसी के अनुसार जो है प्रकाश तरंगों का हम लोग जो है गणितीय विश्लेषण करते हैं। तो आइए अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि तरंगों के कितने टर्म होते हैं, तरंग में क्या क्या चीज होता है। पहले उसको भली भांति हम लोग जान लें, उसके बाद ही हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण को समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, एक तरंग का हमने स्वरूप बनाया है और ये माध्यम की माध्य स्थिति है। अर्थात मान लेते हैं कि शांत तालाब का ये तल है। अब इसमें एक पत्थर मार दिया जाता है जिससे विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा और विक्षोभ उत्पन्न होने से जल के सतह के प्रत्येक कणों का विस्थापन जो है अलग अलग होगा इस प्रकार से। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम विस्थापन हो रही है, तरंग का ये टॉप बन रहा है, इसको शीर्ष कहते हैं। और फिर यहाँ पर आके तरंग का विस्थापन शून्य हो गया है, फिर जो है निगेटिव दिशा में नीचे की ओर जो है महत्तम विस्थापन हो रहा है और फिर विस्थापन धीरे धीरे घटते घटते फिर से शून्य हो जा रही है। यही क्रम लगातार चलते रहता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शीर्ष बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है और आगे बनेगा। और ये जो नीचे वाला जो मैक्सिमम विस्थापन हो रहा है नीचे की ओर, इसको गर्त कहते हैं और ऊपर वाला को क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ये देखिए। तो आइए तरंगों के कुछ टर्मों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयाम को। आयाम क्या होता है? आयाम को अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहा जाता है और एम्पलीट्यूड को कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से सूचित कर सकते हैं। आयाम एक दूरी है, इसलिए इसका एसआई मात्रक मीटर में होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो महत्तम विस्थापन हुआ है माध्यम के कणों का, चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जो महत्तम विस्थापन हो रहा है, इसे ही तरंगों का आयाम कहते हैं। अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये आयाम हुआ और ये भी आयाम है। दोनों, ये पॉजिटिव दिशा में है, ये नेगेटिव दिशा में आयाम है, तो दोनों आयाम है। तो आयाम को आपने समझ लिया है कि तरंग का आयाम क्या होता है। अब आयाम के बाद हम लोग इसका दूसरा टर्म देखते हैं। आयाम के बाद जो है तरंग दैर्घ्य को देखते हैं। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को तरंग दूरी, तरंग लंबाई भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको वेवलेंथ कहते हैं और इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, लेम्डा। आइए जानते हैं तरंग दैर्घ्य क्या है। तरंग देखिए, कोई भी तरंग जो है वो संचरित हो रही है, आगे जा रही है, तो तरंग के दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तरंग दैर्घ्य किसको कहेंगे? तरंगों के दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी
या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहेंगे, या तरंग दूरी कहेंगे, या तरंग लंबाई कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, लैम्डा से सूचित करेंगे। इसकी परिभाषा कभी कभी कला के तौर पर भी दी जाती है, तो हम पहले कला बता देंगे, उसके बाद फिर से तरंग दैर्घ्य का परिभाषा हम देंगे। आइए तीसरा टर्म जानते हैं, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है तरंग? देखिए तरंग इधर संचरित हो रही है, तो मान लेते हैं कि माध्यम का कोई खास स्थानीय है, तो तरंग के शीर्ष देख रहे हैं आप, और तरंग के गर्त, तो तरंग के शीर्ष या गर्त द्वारा कोई एक गिनना है, या तो शीर्ष गिनिए या गर्त गिनिए। तो किसी तरंग के शीर्ष या गर्त द्वारा माध्यम के किसी खास स्थान को प्रति सेकंड जितनी संख्या में पार कर ली जाती है, उसे तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। मान लीजिए कि 1 सेकंड में 100 शीर्ष पार कर जाए, तो तरंग का आवृत्ति 100 हर्ट्ज हुआ। गर्त गिन रहे हैं तो 100 गर्त पार कर ले 1 सेकेंड में, तो भी तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज होगी। तो आवृत्ति को आपने समझ लिया है। आवृत्ति को n द्वारा, छोटी n द्वारा, या न्यू द्वारा, या कभी कभी छोटी f के द्वारा भी सूचित किया जाता है। तो बच्चों आवृत्ति को भी आपने समझ लिया है। अब आइए तरंग के कला को समझते हैं। फेज क्या होता है, कला क्या होती है, जरा उसको देखते हैं। तो बच्चों तरंग के कोण के खास स्थिति को ही कला कहा जाता है। हमने कहा है कि तरंग के कोणीय स्थिति को ही कला कहा जाता है। तो देखिए तरंग का कोणीय स्थिति क्या होगा, समझते हैं इसको। देखिए मान लीजिए यहाँ पर स्रोत है, सोर्स है। अब यहाँ से तरंग चलना शुरू किया है, तो मान लीजिए चलते चलते जो यहाँ आ गया, तो देखिए कोणीय रूप से यदि इसको देखें तो यहाँ आते आते ये कितना कोण बना रहा है, तो 180 डिग्री का कोण ये बना रहा है, पाई कोण बना रहा है। मान लीजिए ये बिंदु A है, ये भी बिंदु B है, तो आपसे पूछा जाए कि O बिंदु पर तरंग का कला क्या है, तो सुन रहे हैं यहां से तो शुरू ही हुआ है। A बिंदु पर तरंग का कला क्या है, तो 180 डिग्री अर्थात पाई है। फिर सवाल है कि B बिंदु पर तरंग का कला क्या है, तो देखिए 180 डिग्री तो ये हो गया। अब फिर 180 डिग्री का और चाप बन रहा है, तो यहाँ आते आते तरंग की कला हो गई है 2 पाई। तो माध्यम का प्रत्येक कण चूंकि वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है, तो उस कण का तरंग के ऊपर कोणीय स्थिति क्या है, उसे ही हम लोग कला कहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, यह शीर्ष है, तो शीर्ष है तो यहाँ पर यदि पाई है, तो ठीक मध्य स्थिति में कला कितनी होगी तरंग का, तो हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा यहाँ पर।
इसी प्रकार से यहाँ पाई है तो यहाँ 1.5 पाई हो जाएगा, तो 1.5 पाई को क्या लिखेंगे, 3/2 पाई लिखेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से कला तय होती है। अब कला को अंग्रेजी में फेज कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा टर्म है आगे पढ़ाई करने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि कलांतर क्या होता है। कलांतर, फेज डिफरेंस, कलांतर फेज डिफरेंस, इसको फाई से सूचित किया जाता है, ज्यादातर इसे फाई से ही सूचित किया जाता है। ये कलांतर क्या है, तो परिभाषा से साफ जाहिर है, तरंगों के दो बिंदुओं के बीच कला में जो अंतर होता है उसे कलांतर कहते हैं। तो देखिए, जैसे ए बिंदु पूछे कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच कलांतर फाई का मान कितना है, तो आप देख रहे हैं ए और बी बिंदु के बीच, तो बताइए बी बिंदु का कला कितना है, 2 पाई है, और ए बिंदु का कला कितना है, पाई है। तो कला में कितना अंतर है, पाई है। इस प्रकार से तो कलांतर हम लोगों ने पा लिया, भाई बराबर क्या है, ये पाई है। आपसे पूछा जाए कि ओ तथा बी बिंदु, ओ तथा बी बिंदुओं के बीच कलांतर कितना होगा बताइए, ये तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो फाई है ओ और बी के बीच का कलांतर कैसे निकलेगा, है यहाँ पर डी बिंदु का कला कितना है, 2 पाई, ओ बिंदु का कला कितना है, 0, तो कलांतर कितना हुआ, 2 पाई। देखिए इस प्रकार से हम लोग कलांतर निकाल सकते हैं। तो कलांतर का परिभाषा आपने समझ लिया है कि तरंग के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो कला में अंतर होती है उसे ही कलांतर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको फेज डिफरेंस कहा जाता है और फाई द्वारा इसको सूचित किया जाता है। आशा है बच्चों कि आप समझ रहे होंगे इसको। तो आइए अगला टर्म समझते हैं। एक टर्म है तरंग में पथांतर। ये पथांतर क्या होता है उसको समझें। अब समझते हैं बच्चों कि पथांतर क्या है। तो तरंग के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पथ के अंतर को पथांतर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। अभी आपने देखा कि तरंग के दो शीर्षों के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, या तरंग के दो क्रमवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो आप इस तरंग को देख रहे हैं। हमने आपको अभी अभी बताया कि तरंग के दो क्रमवर्ती शीर्षों और दो क्रमवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि पथांतर क्या है तरंग में। तो आपसे ये पूछा जाए कि ए बिंदु और सी बिंदु के बीच पथ का अंतर, ए तथा सी बिंदु के बीच
पथांतर क्या होगा ये निकालना चाहते हैं। पथांतर को ज्यादातर बच्चों डेल्टा पी के द्वारा सूचित किया जाता है, इसको हम लोग देखना चाहते हैं। तो ए और सी बिंदु के बीच, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आपको कला भी पढ़ा दिया है, तो हमने कहा था कि तरंग के लगातार दो स्थितियों का कला यदि समान हो तो उनके बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसकी स्थिति यहाँ पर क्या है, यहाँ से तरंग शुरू हो रहा है, तो इसकी स्थिति भी यहाँ से भी तरंग शुरू हो रहा है। ये O बिंदु और B बिंदु दोनों की स्थिति सेम है। इसी प्रकार हम देखिए A बिंदु पर यहाँ पर तरंग की स्थिति नीचे जाने की है और C बिंदु पर भी तरंग की स्थिति नीचे जाने की है। तो ये दोनों स्थिति जो है वो लगातार है क्रम से, इसलिए इन दोनों स्थितियों के बीच के भी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि A और C बिंदु के बीच का पथांतर कितना हो गया, तो ये लैम्डा हो गया। A और C बिंदु के बीच पथांतर लैम्डा हो गया। अब कहीं से कहीं आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक D बिंदु दे दिया। अब आपसे पूछा जाए कि O तथा D बिंदु के बीच कितना पथांतर है, ये पथांतर कितना, तो देखिए अभी यहां से यहां तक, अर्थात अभी तुरंत बताया आपको ये स्थिति और ये स्थिति दोनों सेम स्थिति है, क्रम से है, तो यहां तक का क्या हो गया लैम्डा। और फिर देखिए ये जो है, अब फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी तरंग, तो इसका दोनों का स्थिति भी सेम है, क्रम से है, तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया लैम्डा। तो बताइए यहाँ से यहाँ 1 लैम्डा और यहाँ से यहाँ 2 लैम्डा, तो पथांतर इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि तरंग के दो बिंदुओं के बीच जो तरंग द्वारा तय की गई दूरी है, अर्थात पथ में अंतर है, उसे पथांतर कहते हैं और पथांतर को डेल्टा पी से सूचित किया जाता है। हमने उदाहरण देके आपको समझाया है। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखिएगा और सारे टर्मों को आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि तरंग क्या है, तरंगें कितने प्रकार की होती है, जैसे अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। उसमें बताया कि अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की सख्त आवश्यकता है, जैसे ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है वो माध्यम हो तो भी चलती है और माध्यम नहीं हो तो भी चल सकती है। जैसे प्रकार से अनुप्रस्थ तरंग है और एक विशेष प्रकार का तरंग है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के तरंगों से आप मिलकर चलती है, मतलब उससे मिलकर बनती है। विद्युत क्षेत्र को E से, चुंबकीय क्षेत्र को B से या तरंग के चलने को C से सूचित किया जाए तो हमने कहा था कि सदिश के रूप में E क्रॉस B बराबर C होता है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग के बाद हमने आपको बताया कि तरंगों में बहुत सारे टर्म होते हैं और जैसे आपको बताया कि तरंग का आयाम, तरंग का तरंग दैर्घ्य, तरंग की आवृत्ति, तरंग का कला, तरंग का जो कलांतर है और तरंग का जो पथांतर है और उनके सिंबल क्या होंगे उसके बारे में हमने बताया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें जानेंगे कि तरंगों के कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा है इसको और आगे का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही और ठीक से पढ़िएगा। धन्यवाद।